फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और बकाया साहब के साथ जो जर्नी हम लेके चल रहे हैं, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा और उसी को आगे लेके चलते हैं। सर, आपका स्वागत है। और जो आपने जिस एपिसोड लास्ट एपिसोड में जहां आपने बात छोड़ी थी शेखपुरा की, वहां से कंटिन्यू करेंगे हम। शेखपुरा में जब आपको बोला गया कि वापसी का एक रास्ता देखिए, तो शेखपुरा के बाद कैसे क्या हुआ? शेखपुरा बनाने के लिए हमने लालपुरी साहब थे एमडीजे के पीसीसी जी के, जी। और ठुसू साहब थे चीफ इंजीनियर, उन सबको मिला के ये डिज़ाइन करवाया। जी 2 कमरे और एक लॉबी करवाई, जी मंदिर बनवाया, सब बहुत अच्छी कंपोजिट कॉलोनी जी जी बनी। जी, बहुत अच्छी कॉलेज। और उसको लेके फिर से वो सैंक्शन करवाया, 18 करोड़ उन्होंने सैंक्शन किए। वहाँ टी.के. नायर थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिम्हा राव जी जी के, जी। तो उन्होंने कहा तुम इसको लाओ कश्मीरी पंडितों को यहाँ, तुमको और देंगे हम। सर, इसका मतलब है कि जो शेखपुरा था वो एम्प्लॉयज के लिए नहीं था, पहले वो कश्मीरी एम्प्लॉयज के लिए कहा नहीं था, था, है ना? ना। देखिए, ये इट वाज बहुत बड़ी सपोज टू बात बी है क्योंकि ट्रांजिट कैंप। इट वाज अ ट्रांजिट कैंप, राइट? तो हम पर फिर जब ये बन गया हम्म। और शुरुआत हो गई, तो हम पे इल्ज़ाम आया, अच्छा। जो हमारे यहाँ के अपने थिंकर्स हैं, हम्म कि ये एक स्लम में से दूसरे स्लम में ले जा रहा है। हम्म। उस वक्त सिक्योरिटी सिनेरियो भी इतना जी जी। प्रॉमिसिंग नहीं था, हम्म तो ये क्या कर रहा है। फिर हमको समझाना पड़ा कि ये ट्रांजिट कैंप है, ये ऐसा कोई नहीं है, मगर आया कोई नहीं। हम्म। अब मुफ्ती साहब कहते हैं कि जब वो रिटायर हुए, हम्म। जो 3 साल पूरे हुए, जी। उन्होंने कहा सिक्योर सॉरी, मगर ये बट इन तक में वापस में तो बस करे कोशिश करी थी, हाँ जी। कुछ नहीं आए तो, मगर उनके लिए रहने का यहाँ पे बंदोबस्त है। हम्म। उसके बाद इत्तेफाक है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज 2009 में आई। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है हाँ सर। जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, एम्प्लॉयमेंट पैकेज पे सब संगठनों ने अलग अलग चीजें बोली द राइटिंग में आके। हर एक ने अपने अपने तर्क दिए इस पैकेज को लेके, लेकिन आप एक इकलौते आई विटनेस हैं इसको लेके कि ये पैकेज कैसे आया। देखिए, विनोद कौल और मैं तो खैर उन दिनों एडवाइजर था, आउटसाइडर था, जी जी। लेकिन मुझको क्योंकि कश्मीरी पंडित था, बहुत इन्वॉल्व रहा था, इसलिए पूछते भी थे। ये आज़ाद साहब ने कहा कि साहब, ये पढ़े लिखे जो कश्मीरी पंडित हैं, MBA हैं, इंजीनियर हैं, MBA हैं, वो हैं, ये ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन में खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। हाँ। तो ये बेकार हैं, इनका कुछ करो। तो मैंने कहा मनमोहन सिंह जी से कहो कुछ करें। जी। तो उन्होंने एक दिन आके कहा कि हमने पैकेज बनानी है। हम्म फिर सरकार ने विनोद जी को कहा पैकेज बनाने का, हमसे पूछा गया, तो हमसे कहा गया सेक्रेटेरिएट में कोई नहीं रखना, डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट आप बना के। ओके। हमने फिर डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट विनोद जी ने और बाकियों ने मिलके रखे। ज़्यादा तो विनोद कोहली थे गवर्नमेंट में, मैं तो एज आउटसाइडर था। तो जूनियर इंजीनियर बनाए, टीचर बनाए, सुपरवाइजर बनाए, कंप्यूटर ऑपरेटर बनाए, ये सारे पोस्ट 6000 पोस्ट बने। जी जी। तो ये पैकेज लेके आज़ाद साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन करवा के लाए जी। उसमें ये था कि पहले 3 साल, पहले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देगी तनख्वाह के, राइट। दूसरे साल स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो ये जी अनाउंस हो गई। अब ये तो एक अंदरूनी बात जो दूसरी है कि ये जो एडवर्टाइज हुए पोस्ट, अब हमारे सामने एक लीगल इशू था जी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सामने कैसे। अब ये दूसरी बात है अंदरूनी की, कैसे हमने मैनेज किया। तो ये एडवर्टाइज किया और उसने कहा कि ओनली कश्मीरी पंडित्स के अप्लाई। लग गए, पहले बैच में लगे 2010 में 2010 जी लग गए। फिर अब इनको जाने का बात, फिर शोर उठा, नहीं जी ये कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। फिर हम लोगों को अंदरूनी, जिसको बैक ट्रैक कहते हैं, करना पड़ा। मुझे भी, तब तक मैं MLC बन चुका था। जी। मैंने भी हाथ जोड़ के कहा कि साहब ये एक निज़ाम है कि कश्मीर के लोग जो हैं सिर्फ कश्मीर में ही लग सकते हैं, जम्मू के लोग सिर्फ जम्मू में लग सकते हैं, लद्दाख के लोग लद्दाख में लग। तो इसलिए इनको आप ये कहें कि जम्मू में लगाओ, ये मुमकिन नहीं है। ये पोस्ट सारे वहाँ हैं, तो ये जाएँ, अच्छा रहेगा, वहाँ सिक्योरिटी मिलेगी, इनको अच्छी तरह एक ही जगह रखा जाएगा। तो बहरहाल वो चले गए जी, अच्छी तरह रहे वहाँ, उनको वेलकम किया गया। वहाँ के मुसलमान भाइयों ने, बहनों ने, जब तक उनको रहने की ठिकाना मिला, दूध दिया उनको, पानी, सब्जी दे के आए, उनको दफ्तरों में ज्वाइन करने के लिए वो मदद किया। ये सब एक एडजस्टमेंट हो गई। फिर धीरे धीरे और बैचेस भी लगने लगे। तो इस वक्त 4000 के करीब मुलाजिम वहाँ लगे हुए हैं, और इस वक्त आज तक।
और हमारे वक्त में तो जब हमने करा था उसको तो स्टे कोई नहीं लाया, बाद में कुछ लोगों ने स्टे भी लाया, उससे भी डिले हो गया। मगर इस वक्त वो सब एडजस्टेड है डिस्ट्रिक्टों में, और सरकार ने उनकी कुछ प्रॉब्लम्स का भी हल निकाला है। जी कपल को एक ही जगह पोस्ट किया है, जी जो जी, हस्बैंड एक जगह बिल्कुल होता था, बिल्कुल। वाइफ एक जगह होता और था। क्वार्टर्स भी सबके लिए क्वार्टर्स भी ऑलमोस्ट तकरीबन बन रखे सबने हैं। बनाए हुए हैं। और अब ये जो है उनको सीनियरिटी में भी जी जी बिल्कुल, मुश्किल उसको हो भी। रहा था कि वो अलग से सीनियरिटी थी, उसको भी एमेलगेमेट करने की कार्रवाई राइट। शुरू हो गई है, और ताकि उनको प्रमोशन हो सके। अभी तो फिर सारे डिस्ट्रिक्ट कैडर में है, जी जी, उसका मतलब डिस्ट्रिक्ट में ही रहना पड़ेगा। रहना फिर पड़ेगा। जब प्रमोट होंगे, जिसके लिए अब रास्ता बन गया है, तो फिर प्रोविंशियल कैडर में आएंगे। ऐसे हुआ अब इनके लिए 6,000 के लिए ये जो क्लस्टर्स बन रहे हैं, जी जी। 6 क्लस्टर्स बन रहे हैं, हम्म और कुछ कंप्लीट हो गए, वहाँ ये शिफ्ट हो जाएंगे। हम्म, तो ये तो एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज थी। जी जी। तो एक दिन जनाब, अब मैं बैठा हूँ घर में, एमएलसी था, हम्म तो मैं देखता हूँ शिवरात्रि से पहले 50-60 लेडीज हम्म बाहर खड़ी हैं। वो कहती हैं कि हम मिलना चाहते हैं। तो हम्म संतरी ने कहा आइए, और वो आई और कहा सब तो एक हम्म हम हम नहीं जाएंगे वापस। मैंने कहा क्या हुआ? हम्म उन माना बच्चे लोग सिर्फ सजद करा, हम्म नमस्कार करा, हम्म sokulasması esivanan ki agatoy prayers vakti yiyivde हम्म kihin harcı mayı aşmara sari ठीक करा, हम्म और काशुना ट्योक क्या छो काशुना। हम्म तो मगर मैं तो बस सही छवाना नमारा सही छनवाना, मैं तो बस ना वापस चूका सुन तो ही। बहरहाल एक हफ्ता मैंने और दिलवाया फारूक साहब, उमर साहब से मिलवा के कि शिवरात्रि करो यहाँ जाओ। दरअसल उनको प्रॉब्लम घरेलू थी, वो राइट। वाली घरेलू, यहाँ पे सास थी, बच्चे थे, हम्म तो इसलिए वहाँ पे वो आराम से एडजस्ट हुए, काम भी किया। उन्होंने वैसे ही काम शुरू करना किया हम्म, जैसे कि पहले करते थे, राइट। और उस कंप्यूटर ऑपरेटर पर डिपेंड हो गए लोग, हम्म टीचर पे डिपेंड हो गए लोग, हम्म, उसी से ट्यूशन करवाने लगे, राइट। जूनियर इंजीनियर ही काम करना लगा ज़्यादा। हम्म तो ये बड़ी अच्छी तरह से वो लोग एडजस्ट होने लगे। तो इस वक्त वो अच्छा है। हाँ, जब वहाँ पे कोई इशू रेज करता है लोग, जब राइट। पथरा होता था, हाँ। तब इनके जो जहाँ रहते थे वहाँ पथरा होता था। एक बार तो ये भाग के आ गए सारे हम्म कि हम नहीं जाएंगे वापस। फिर धीरे धीरे इत्मीनान हुआ कि नहीं, सिक्योर है माहौल, तो अब वो गए। और मैं समझता हूँ अपनी जगह, हम्म, इससे कोई इत्तेफाक करे या न करे, कि आइंदा की जनरेशन जो कश्मीरी पंडितों जी की है, जी जी। वो यही मुलाजमों की है, हम्म जो कि वहाँ पे अब अगर सब हालात ठीक रहे 20-25 साल तो नौकरी करेंगे जी जी। रिटायरमेंट से पहले। हम्म ये वहीं बसेंगे, यही प्रोलिफरेट होंगे, हम्म इनके बच्चे स्कूलों में जाएंगे, वो करेंगे ये। तो इनका वहाँ पे सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। और हमें यहाँ बैठ के हम्म ये कोशिश करनी है कि हम ऐसे बयान न दें हम्म, जिससे कि वहाँ हॉस्टिलिटी जो है बिल्कुल। पैदा हो, और मिसट्रस्ट जो है हम्म वो न बढ़े। हम्म, मिसट्रस्ट को दूर करने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया। अब ये तो हुआ। अब जब मैं अब दूसरी बात बताऊंगा। मैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, एक तो शेखपुरा बना, जी। मेरे पास मुलाजिम थे कश्मीरी पंडित कुछ, हम्म जो कि खीर बुआरी छोड़ दिया था धर्मठ में, हम्म वहाँ सीआरपी का पुजारी होता था। हम्म, ये लोग हर फेस्टिवल पे नाक को साफ करने जाते थे, अपने जी। पैशनेट लोग थे, डेवोटीज थे। ये लोग मेरे पास आए, जनाब आप इसमें कुछ करो, ये सब खराब हो रहा है, तो आप कुछ करो सर। मैंने कहा यार सरकार से मिलो, उनसे हम्म को नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आपकी है तो आप ही करो। बहरहाल फिर मैंने सोचा, फिर बुलाया, तो उसमें मैंने मुफ्ती साहब से बात की, उन्होंने कहा क्या स्वीकारूं। हम्म मैंने फिर चीफ इंजीनियर, चीफ आर्किटेक्ट चमनलाल राजदान को बुलाया, JKPCC वालों को बुलाया, और एक डिज़ाइन नक्शा बनवाया जो आज है। जी जी नक्शा जो है आज वो बनाया, जी। सारा टूटा फूटा था, हमने हम्म सारा ठीक करा। एक प्रेयर हॉल बनाया बहुत बड़ा, जी, वहाँ पे जो हॉल है। हॉल राइट बहुत राइट। बड़ा बनाया, वो सैंक्शन कराया कैबिनेट से मुफ्ती साहब ने। हम्म मैं ले गया जगमोहन जी के पास, जगमोहन थे टूरिज्म मिनिस्टर। हम्म उनको कहा सर ये कर दें। उन्होंने कहा ये तो धर्मर्थ का। मैंने कहा सर आप छोड़िए, अब वो हम्म धर्मर्थ, ये पिलग्रिम टूरिज्म स्कीम है, उसमें जी डाल जी। दीजिए इसको तो अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मगर तुम अपनी निगरानी में करना। हम्म मैंने कहा हाँ 1-2 साल रहते हैं मुझे, मैं करूँगा।
तो आ गया वहाँ पे, सेक्रेटरीज ने कहा नहीं सर इसको किसी तरह से माइग्रेशन के रिटर्न के साथ लिंक करिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को आसानी होगी। फिर हम आए, फिर वो हॉस्टल बनाया जाए, जी और वो फिर हमने शुरू कर दिया काम। मुफ्ती साहब ने हॉस्टल में हमने 100 रुपया रखा कि जो भी आएगा पिलग्रिम वो इसमें 100 रुपये राइट। रह के दे। फिर हुआ ऐसे ही चला। तो मगर ये मुफ्ती साहब ने कहा कि अब और कुछ करो। मैंने कहा और क्या कर सकता हूँ, खीर भवानी तो बन गया। अब उसके बाद फिर मुफ्ती साहब चले गए, जी फिर आगे यही जगती के साथ बनाने का मौका मिला। शेखपुरा के साथ मटन के फ्लैट्स बनाए। जी मटन में जो फ्लैट्स है 18 फ्लैट्स है शायद, वो भी। ये खीर भवानी का हॉस्टल भी खाली रहा मगर पिलग्रिम्स के लिए। फिर इत्तेफाक था जो गांधरबल और आसपास में एम्प्लॉयज आए उनको रिहाइश के लिए दिया। अब मुझे ही समझते थे कि यही इसका सारा मालिक है, तो मुझे बल्ला साहब ने कहा सर इनको दे दो। मैंने कहा सर ये पिलग्रिम्स के लिए। उन्होंने कहा 2 महीने दे दो। रह गए वो, अब 4 साल 5 साल 6 साल से वो निकले नहीं। अब वंदहामा में कुछ बने, चले गए, कुछ वंदहामा में बने हैं कुछ है। तो ये एक इत्तेफाक था कि फैसिलिटी थी। लेकिन अजीब और गरीब बात यह है कि जब खीर भवानी का काम शुरू, जब मैं एमएलसी था, मैं नहीं रहा एमएलसी तो काम भी, मैं जब चीफ सेक्रेटरी नहीं रहा, एडवाइजर नहीं रहा तो काम बंद हो गया। तो मैंने शोर मचाया, मैंने कहा ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट तो है नहीं, ये सरकार का प्रोजेक्ट है, ये क्यों काम बंद। फिर इत्तेफाक से एमएलसी बना, फिर मैंने शोर मचाया, फिर काम शुरू हुआ। तो ये मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों भी बहुत वो दौर जो जब आप एमएलसी थे, क्योंकि हमें भी बताया बहुत सारी संस्थाओं की, बहुत सारे लोगों की आपने उस समय बहुत हेल्प की थी। क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको आपने कंप्लीट किया, और जैसे ट्रांसफार्मर्स थे, बहुत चीज़ें थी, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे उस दौर के देखिए एमएलसी के तौर पे 1.5 करोड़ रुपया हमको सैंक्शन होता है, सीडीएफ जिसको कहते हैं, राइट, कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड से, तो हमको मिलता रहा। 6 साल में एमएलसी रहा, 6 साल में मैंने 8.5 करोड़ तकरीबन खर्च किया जी। और उससे कोचे, गलियां, नालियां, कम्युनिटी हॉल, ट्रांसफार्मर, पोल्स, तारें, बिजली के लैंप्स, ये सारे दिए। और वहाँ पे हमारे सीडीएफ में एक कंडीशन है कि जो भी काम दोगे आप उसे बोर्ड लगा देना चाहिए कि आपने डोनेट किया है, इतना डोनेट किया है। तो सब जगह बोर्ड लगे हुए हैं, और जहाँ कि हमने इतना किया। 8.5 करोड़ रुपया काफ़ी होता है। बाकियों का तो लैप्स हो जाता, मेरा एक पैसा भी लैप्स नहीं हुआ। और मैं मोहल्ले में जाके ही करता था कि आप बताइए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और वहीं पे फिर देखता था जेन्युइन डिमांड है कि नहीं, किसी इंडिविजुअल के लिए कभी नहीं। साथ में मैंने अपनी जो पार्टी थी एनसी, जहाँ पे उनके एमएलए नहीं थे, वहाँ पे अगर कोई मांग थी ब्राइडल पाथ की, जैसे पुंछ में या फिर कीगाम में कश्मीर में, वहाँ पे भी दिया। अब मटन में 3 शमशान, एक शमशान घाट के लिए दिया, सरदारों के लिए दिया, कश्मीरी पंडितों के लिए, और एक मुसलमानों के लिए एक मलगुजार दिया। अभी भी बोर्ड लगे। तो हबागल में एक गली कोच के लिए दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक मुझे अपॉर्चुनिटी थी अपनी कम्युनिटी की खिदमत करने की, क्योंकि एज ऑफिसर तो जितना मैं कर सकता था करा, लेकिन एक ऑफिसर के अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं। बट एज ए पॉलिटिकल मैन बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, नॉमिनेटेड बिकॉज ऑफ दैट, उसको आसानी होती है कि हाँ उन्हीं के लिए काम करो, और ये सारा कुछ कर पाया। यहाँ पे ये भी हम जानना चाहेंगे कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी और आप अपनी पार्टी आपने ज्वाइन की एज ए जनरल सेक्रेटरी, अभी भी आप अपनी पार्टी के से हैं, लेकिन आपने कभी लालसा नहीं की इलेक्शन लड़ने की, और आपने आपके जो जूनियर हैं उन्हें मौका दिया इलेक्शन लड़ने का, तो क्या कहेंगे इस पे कि क्योंकि लोगों ने कई बार ये सवाल उठाया कि बकाया साहब बहुत लालची हैं इन चीज़ों को लेके, लेकिन सामने सामने दिखता है, अगर आप चाहते आप इलेक्शन लड़ते, आप कभी भी सामने नहीं आए, क्या कहें? पता नहीं लालच क्या दिखाई दिया इन लोगों को जो कहते हैं कि मैं लालची था। मैं तो सियासत में आया रिटायरमेंट के बाद, ज़रूरी नहीं था, मुझे पेंशन मिलता था, अच्छा खासा पेंशन मिलता था, थक गया भी था,
बहुत नौकरी की थी और बहुत गुडविल भी अर्न की थी। बिल्कुल। तो मुझे सियासत में आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन एक बीमारी थी कि मैं लोगों से मिलता रहा था हमेशा, दरवाजे खुले रहते, और मुझे ये फख्र था कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। मैं अब अगर सरकार से निकल के सियासत में हूँ, मैं इनकी देखभाल ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। और फिर अगर लोगों से नहीं मिलना तो मैं मुरझा जाऊँगा, मेरी आदत है। तो मैं इसीलिए आया, लालच से नहीं आया, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला था, बल्कि यही बातें सुनने को मिली कि ये इसने कुछ नहीं किया, ये लालची है, इसने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं करता रहा और MLC बना। फारूक साहब ने कई बार ऐलानिया कहा कि ये मंत्री होगा, वो होगा। हालात आपको पता है पॉलिटिक्स में क्या होते हैं। और मैं इसलिए नहीं आया MLA में, के लिए जोर नहीं आया, उसमें पैसे बहुत लगते हैं, पैसा नहीं था। MLC के तौर पे ही मैं उतनी मदद कर पाया जितनी कि एज एन MLA कर पाता। हालांकि उन्होंने सोचा था कि हमें बनाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में हालात ऐसे बन जाते हैं। तो कोई लालच नहीं था मुझे, मगर मैं MLC के तौर पे भी मंत्री करने का लालच नहीं था। मंत्री, पता नहीं कितने मंत्रियों के साथ काम किया था, चीफ सेक्रेटरी। मैंने देखा था कि चीफ सेक्रेटरी ही मंत्री लोग जो है चलते हैं चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक, दोनों में तालमेल होता है अच्छा खासा। तो इसलिए कोई लालच नहीं था जी, ये सारा कुछ किया जी। अभी भी आप कार्य कर रहे हैं, आप अभी भी लोगों से मिलते हैं, कैसा फील होता है आप? क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी आपसे उम्मीदें हैं, वो अपनी परेशानियां लेके आपके पास आते हैं। जैसे आपने कहा PM पैकेज के लोग भी आए थे आपके पास, तो नहीं अब तो है, अब और लोग मैदान में आ गए हैं जी, कुछ और एजेंडा लेके आ गए हैं, अब उनके पास जाते हैं। अभी आते हैं मेरे पास जितना मुझसे हो सकता है, पुराने लिहाज से फ़ोन उठा के किसी को फ़ोन कर देते हैं, इसको ये कर दो, उसको ये कर दो। तो मेरा तो दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अब एज MLC मैंने तकरीबन 30 लाख रुपया बांटा एज मेडिकल रिलीफ विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। उनके पास फंड होता है, कोई कैंसर पेशेंट, कोई लिवर पेशेंट, कोई कुछ, वो उनको घर बुला के उनके यहाँ जाके वो चेक्स में देता रहा। 25-30 लाख रुपया दिया, ये भी एक था। तो अब कभी कभी सुनने में आता है हमारे जो समाज के ये थिंकर्स हैं सो कॉल्ड, कि सब अब तो ये बुढ़े हो गए हैं, अब तो इनके पास कौन जाएगा। अब मैं कई बार सोचता हूँ आजकल बूढ़ा किसी को कोई नहीं बोलता, सीनियर सिटीजन ही बोलता है। तो सीनियर सिटीजन ही बोलते हैं हमें, लेकिन अभी अगर चाहे बूढ़ा ही बोलते हैं तो दिमाग हमारा बूढ़ा नहीं हुआ, अभी दिमाग हम जवान ही सोचते हैं। तो एज इट इज सेड ऑफन that age is only a number. Yes, it's how you feel that is important. So I feel very young, not maybe energetic enough, but I'm there to help. तो मैं बड़ा मशकूर हूँ, लोग मुझे अभी भी इज्जत देते हैं। मुझे फेसबुक पर कभी कभी अगर तस्वीर आती है तो वो इज्जत से ही लिखते हैं मेरे बारे में। कुछ लोग जो जानते नहीं हैं, उनकी जिनकी आदत है वो कुछ गाली गलौज भी लिख देते हैं, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, उनकी मानसिकता छलकती है जी। मैं चाहता हूं कि आप सब इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होगा, वो है दुर्गा नाग। आज तक आपने कभी भी बकाया साहब के मुंह से नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही हम्बल है, कभी भी किसी को कोई रिप्लाई नहीं करते। लेकिन आज जो अगला एपिसोड आने वाला है वो उसी पे बातचीत होगी। जो कुछ लोगों ने एलिगेशंस भी लगाए हैं, क्या है वो पूरा मामला, कब इन्होंने ज्वाइन किया एज ए प्रेसिडेंट दुर्गा नाग का, एक्सक्लूसिव आप देखेंगे अगले एपिसोड में द राइट न्यूज में। बहरहाल देखते रहिए द राइट न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।